नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम अभी पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच भी जा रहे हैं, प्रतिनिधि के बीच भी जा रहे हैं, सांसद के पास भी पहुँच रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की बातों को भी सुन रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम बरहेट विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीमन मॉल्टो जी, जो पूर्व में बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं और लगातार राजनीतिक कैरियर की इनकी बात करें तो 25 साल से ऊपर का राजनीतिक कैरियर है। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं इस क्षेत्रों के और काफ़ी राजनीतिक जानकारी रखते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे क्षेत्र को लेके आखिर क्या समस्या है, क्यों यहाँ पर जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, उसका मुख्य वजह क्या है और इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हुए अपने माध्यम से आप तक दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने का बहुत-बहुत जी, नमस्कार, नमस्कार आपको। सर, पहला सवाल है सर कि आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है कि हार का सामना करना? देखिए, चुनाव जो लड़ रहे हैं यहाँ पर मुख्यतः जैसे मान लिया आदिवासी या गैर आदिवासी लोग इस चीज़ में डिफाइन करके देखते हैं। लेकिन जैसे गैर आदिवासी में मोहम्मडन हो गया और हिंदू हो गया, ये दो तरह का है। और एसटी जैसे कहते हैं तो इसमें भी संथाल और पहाड़िया है, एसटी के अंतर्गत आते हैं। तो बस यही वजह है कि यहाँ जो चुनाव हम 4-4 बार से लड़ते आ रहे हैं। 4 बार हम इस विधानसभा से चुनाव लड़े, 2 बार बीजेपी से, 1 बार निर्दलीय लड़े, 1 बार जेवीएम से लड़े। तो हमको समझ में यही आ रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर आदिवासी के बीच में इस तरह का संदेश फैलाया जाता है कि नहीं, ये जाति का पहाड़िया है, इनको नहीं देना है। जातिवाद के रूप में जो सो है ये प्रचलित हो जाता है और सेंटिमेंट असर हो जाता है और ये लोग देते नहीं है। रहा सवाल पहाड़िया और हिंदू का वोट, तो बीजेपी को गिरता ही है कोर वोटर के रूप में। मोहम्मडन अपने व्यक्तिगत व्यवहार से मैं उन लोगों का वोट लेते आया हूँ। रिजल्ट बोलता है, मैं नहीं बोलता। जैसे 2004 में हमने चुनाव लड़ा तो मुझे लगता है कि कम से कम 50% मोहम्मडनों का वोट हमने लिया और एन वक्त में कोई ना कोई ऐसा चीज आ जाता है जिसके वजह से लोग फिर जो सो है वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ चला गया। आंकड़ों की बात करें तो जहां 3000, 4000, 5000 वोट तक सिमट के रह जाता था बीजेपी का, आपने जब चुनाव लड़ा तो उसे बढ़ा के सीधे 29,000 और 30,000 तक। जी, पहला चुनाव मुझे बीजेपी से 2004 को मिली थी और उससे पहले सर नसी सोरेन लड़े थे। उस समय तो 3700 ही मात्र इन टोटल पूरे विधानसभा में वोट मिला। मेरे आने से 29,000 समथिंग हमको वोट मिला। उसके बाद से ही बीजेपी का ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है और इस बार भी हम चुनाव लड़े तो मुझे 48,000 वोट मिला मुझे। और हार का जो कारण है मैंने आपको बताया कि मीन द टाइम चुनाव के जस्ट पहले कोई ना कोई सिगुबा ऐसा निकल आता है जिससे वो लोग इधर को देने वाला लोग फिर उधर एकजुट हो जाता है। यानी कि एक राजनीतिक गेम प्लान किया जाता है और एक ऐसे शगुफे को छोड़ा जाता है जो आपके विरुद्ध काम कर जाता है। जी बिल्कुल, 100% यही बात है कि आदिवासी तो मतलब जातिवाद का सेंटिमेंट असर कर जाता है। फिर जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं वो लोग देना चाहता है, देता भी है। इस बार भी हमको 1,500-2 हजार वोट तकरीबन हमको मिला है। देखिए, हम लगातार दौरा कर रहे हैं, ठीक है। एक समीकरण तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है कि आदिवासियों का वोट है जो लगातार जेएमएम की ओर जाता है। पर कहीं न कहीं मुझे भी समझ में आ रहा था, क्योंकि हम लोग इधर के नहीं हैं तो थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर मुझे डिफाइन आप करिए कि आदिवासी मीन्स क्या है? क्या ये एक ही पार्ट है या ये 2 तरह के लोग हैं जो एक इधर पक्ष की बात करते हैं और विपक्ष की, मतलब ये समझना थोड़ा-सा, इसको क्लैरिटी करिए कि संथाल और पहाड़िया का अंतर क्या है और क्या लगता है यहाँ पे ही वोट बैंक की राजनीति हो जाती है? मैंने कहने का मतलब एसटी जैसे काउंटिंग जैसे मान लिया होता है कि एसटी ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 समुदाय हैं इसमें। एक संथाल जाति के लोग हैं और दूसरा पहाड़िया जाति के लोग हैं। और कुछ पर्सन आपको पाकुड़ इलाके में उरांव का भी संबंध पहाड़ियाओं से ही है, क्योंकि हम लोग की भाषा मिलती-जुलती है। बिल्कुल मैंने लगभग 100% वो लोग भी बोलते हैं तो समझ में आती है, हम लोग जो बोलते हैं वो लोग को समझ में आती है। संथाल और पहाड़िया है, यहाँ 2 तरह का है। और संथाल लोग जो सो है अपना आबुआ आदिवासियत उस चीज में वो लोग अपना जोर दे के झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देता है और जस्ट हम उसके विपरीत में ही जाते हैं, पहाड़िया जाति के लोग। और हम लोग जो सो है
बीजेपी की ओर जाते हैं। यही है अंतर, आपको हमने बता दिया 2 कास्टों का। देखिए ये अंतर को समझना होगा अब बीजेपी के कद्दावर नेता को भी, केंद्र पे बैठे नेताओं को भी, कि आखिर आदिवासी में क्या है और क्यों अंतर है और किस तरह से 2 समुदाय के बीच का अंतर के कारण जो है हार का सामना करना पड़ता है या वोट का जो बैंकिंग है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो इस चीज़ों को यदि समझ में आए और उस क्षेत्र पे यदि काम किया जाए उन लोगों के बीच जाके, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वोट बैंक जो है काफ़ी बढ़ेगा और फिर जो है जो रिज़ल्ट है वो आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। सर अगला सवाल है कि मैं लगातार दौरा जब बरहेट विधानसभा का किया, आपका भी चर्चा हुआ और जो वर्तमान थे, जो अभी पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और जी। अभी जेल जा चुके हैं, तो उनको भी लेके हमने दौरा किया। तो क्या कारण है कि आँख बंद करके लोग बोलते हैं कि जेएमएम में कोई यदि पार्टी के किसी को भी कर दिया जाएगा तो बरहेट कभी हारा नहीं जा सकता, ये सच है क्या? लिटरेसी इधर बहुत कम है और हमारे इस क्षेत्र में मतलब उन लोगों का ये मानना है कि यही तीर धनुष छाप जो सो है, इसी में हम लोग संरक्षित हैं और इसी को मान के वो लोग जो सो एक मुश्त होके देता है, उनको सहयोग अल्पसंख्यक कर देते हैं, बस वो हैवी हो जाता है, फिर जीत जाता है। तो बाकी इस तीर धनुष को इस बार सिमन मोल्टो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने की बात है जहाँ तक है तो लोग समझ रहे हैं आस्ते-आस्ते और आराम से टूटेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज तक टूटा नहीं है। रिकॉर्ड ऐसे ही बहुत सारे लोगों का राजनीतिक इतिहास में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का गुमान टूटता है। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, जो हमारा जैसे पहाड़िया समाज बिल्कुल गोलबंद है और हम लोगों को मौका राजनीतिक में अगर पॉलिटिक्स में अगर मिलता है अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, तो निश्चित रूप से जैसे आप अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं, जैसे अभी लोकसभा भी है और हमने भी दावा किया है अब तक कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके, कभी किसी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी पहाड़िया जाति को नहीं बनाया। लोग गलत आंकड़ा रखते हैं, लेकिन हम तो ये आंकड़ा बताना चाहेंगे कि हम करीब-करीब यहाँ 2 लाख से ऊपर हम पहाड़िया मतदाता हैं। ये बाकायदे झारखंड सरकार कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान ने 2002 में जो कराया सर्वे, उसमें 81,000 था। 2002 24 23 साल हो चुके हैं। आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना चला गया। तो 2 लाख के पार चला गया। इसके बाद भी हम लोग तो रिक्वेस्ट ही करेंगे पार्टी से कि कभी कम से कम एक बार पहाड़िया जाति को भी सीट से टिकट देके आजमाइश जी लोकसभा के लिए। मुझे लगता है कि यदि वो मिल जाए तो काफ़ी हद तक वो चेहरा बदलेगा और जो चेहरा खोजा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आखिर किसे राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो चेंजिंग दिखेगा और वोट भी आएगा। बिल्कुल आएगा, गोलबंद हो जाएगा। चूँकि हमारे समाज को कभी मिला ही नहीं लोकसभा का और अगर यदि पार्टी एक बार विश्वास रखती है कि एक बार पहाड़िया को भी देना चाहिए, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम लोग पूरे देश में चुनाव जो हो रही है तो वहाँ हम लोग देख भी रहे हैं। इस तरह से अगर एक बार एक्सपेरिमेंट करके अगर पार्टी एक्सपेरिमेंट के लिए जानी भी जाती हाँ, हाँ जानी भी जाती है। और दूसरी बात इसका मतलब इस लोकसभा का श्रेय दुमका लोकसभा में भी चला जाएगा। वहाँ भी हमारे मालपहाड़िया समुदाय के लोग हैं, वो लोग भी गोलबंद होंगे। अपने आप में ऐसा होता है ना कि हाँ, हमारे जात को इतना दूर तक का सफर तय करने के लिए अगर इस पार्टी ने दिया तो उससे लोग उमंग से भर जाते हैं और फिर ऑटोमेटिक ये सब चीज जाती है आधारित जो सो होता है कि नहीं हमारे समाज को भी सम्मान दे रही है। ये आजादी के बाद आज तक तो लोकसभा का प्रत्याशी किसी पार्टी ने नहीं बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूं कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। बहुत बड़ा इशारा इन्होंने किया है, एकदम क्लियरिटी के साथ किए हैं कि यदि हर तरह का बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है तो इस बार एक्सपेरिमेंट यहाँ भी करे और पहाड़ियों को यदि किसी को भी सीट यदि यहाँ पे दिया जाता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो उसका अंतर साफ दिखेगा और हार जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा। इनका इशारा है इस ओर और इनका रिक्वेस्ट भी है जो हम अपने माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हेमंत जी जेल चले गए हैं, जी हाँ। इसका असर दिखेगा कैसे विधानसभा में? क्योंकि यहीं के लीड कर रहे थे, वो यहाँ जीते गए। देखिए अंदर-अंदर तो इन लोगों का बड़ा अंदर-अंदर चल रहा है कि हेमंत जी के अंदर जाने की बात को यूँ कहें कि दुष्प्रचार एक तरह से कहा जाए कि नहीं, मोदी मोदी जी उनको ज़बरदस्ती अंदर कराए।
ये चल रहा है। अभी तो मान लीजिए इस तरह का लोग समझ नहीं पा नाखुश तो हैं यहाँ के ग्रंथ नाखुश तो हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, कुछ तो समझ रहे हैं कि बगैर बेवजह का ईडी उनको अंदर नहीं कर सकती है। मैं तो मानता हूँ कि उनका अपना संस्था है, मान लिया स्वतंत्र संस्था है और बेवजह किसी को परेशान तो नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार के इसमें इनको आरोप पर आरोप सिद्ध होते जा रहा है, तो स्वाभाविक है। प्रशासन का काम क्या है? मान लिया कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए थाना है, पुलिस है, एसपी है, कानून तो बना है, संविधान तो बना है, संविधान बना है, कानून बना है, उसके तहत कार्रवाई। लेकिन ये लोग एक तरह से माने का है जिद या माने जबरदस्ती करना कि नहीं हमारा आदिवासी आदिवासी हमने इस चीज को देखा है। आदिवासी नेता हो सकते हैं, आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लेकिन कानून और संविधान तो एक होगा, बिल्कुल एक देश के अंदर है हम, बिल्कुल देश के अंदर सब पे लागू होगा, बिल्कुल सब पर लागू होगा। तो यदि आपने गलती किया है, भ्रष्टाचार किया है या उस तरह का ईडी आप तक पहुंचा है, 10-10 सम्मन दिया है, आप भागे हैं, फिर आके आपको मतलब बहुत सारे तरीकों से आपको उपाय किया गया है और आपसे रिक्वेस्ट भी किया गया है, चूंकि आप मुख्यमंत्री थे, और फिर तो क्या ये कानून तो बराबर है ना सबको? बिल्कुल है, तभी तो आप तक पहुंच रहे हैं। देखिए एक बात हम बोले, जैसे कि विधायक अपने प्रतिनिधि को पंकज मिश्रा जी प्रतिनिधि मने करने का मतलब अगर वो गलत काम में अवैध खनन में अगर वो अंदर चला गया तो उसे साफ होता है कि आपके बिहाफ में किया है। माननीय हेमंत सोरेन के बिहाफ में उन्होंने अवैध खनन का कार्य किया, जो मैं हम लोग पूरा देश जान रही है, तो बेवजह तो उसको नहीं लेके गया। आपकी भी इसमें संलिप्तता है। अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी हैं जिन पे जांच चल रही है, तेजस्वी यादव है जांच चल रही है, और केजरीवाल हैं जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो गलतियां तो आपसे काफी तो नहीं है, और भी तो सारे लोग हैं पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, जिन पे जांच चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है, तो ये तो सब पैसा तो जनता का है, टैक्स का है, समाज का है। जी जी बिल्कुल। हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई जनता के गाड़ी कमाई को जो सो इन लोगों ने भ्रष्टाचार लूट मचा के एकदम लूट लिया और उसके इस पे जो सो स्वतंत्र संस्था काम कर रही है उस पर बाकायदे सबूत के साथ उसको जो सो है अरेस्टिंग किया। तो यहाँ जो सो है वो गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जबरदस्ती जो सो उनको अंदर किया, ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए, अच्छा जनता के बीच आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम आपसे संपर्क साधने का कोशिश किए तो आप हमेशा कहीं न कहीं क्षेत्रों में ही दिखे और कहीं न कहीं दूर सुदूर इलाकों में, वैसे जगह जहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पहुँच के लोगों को अपनी बातों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अपने वादे और दावे पेश कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएँ जनता, ग्रामीण, आदिवासी लोग आप तक पहुँचा रहे हैं? देखिए समस्या तो जो भौगोलिक क्षेत्र है, हमारे इस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा ही अल्टर है। पहाड़ की चोटी पे रहते हैं, तलहटी पे रहते हैं और समतल इलाके में भी जो सो है ना अभी तक विकास की किरण नहीं रहा। बात जिससे कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास, जैसे अभी आपको बीते 15 नवंबर को मोदी जी आए थे खूंटी से आदिम जनजातियों के लिए सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा इन सारी चीज़ों का उन्होंने जो जनमन योजना के तहत जो दिया, तो बिल्कुल आपको आप कभी पहाड़ी क्षेत्र चल के देखेंगे तो लगेगा कि वहाँ ना सड़क नाम की चीज़ नहीं है, पीने का पानी मैसर एकदम बिल्कुल महरूम है लोग। आवास की बात, माने शिक्षा की बात, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ जहाँ स्कूल तो है लेकिन शिक्षक लोग नहीं जा पाते हैं, आवागमन का जो कठिनाई है, रास्ता नहीं है। इस तरह से वो केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर, जैसे पूर्व की सरकार रघुवर सरकार ने बहुत सारा अच्छा काम किए, लेकिन जब से ये हेमंत सरकार आया तब से बिल्कुल ही फिर भ्रष्टाचार। आपके सांसद, चूँकि राजमहल क्षेत्र में ही पड़ता है ना ये, जी, जी। तो फिर आपके सांसद क्या उसको विकास की ओर नहीं देख रहे? ना कहीं उनका तो कहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई काम ही नहीं दिखता है, कोई काम ही नहीं दिखता है सांसद महोदय के। 5 साल हवा-हवाई 10 साल यही तो हुआ। अभी देखिए हमारे गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत जी अपने संसदीय क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ नहीं लाए, रेलवे लाए, एम्स बना, एरोड्राम वो हवाई जहाज का जो सो वहाँ पर से जाना-आना, ये सब मतलब बड़ा-बड़ा चीज़ हम बता रहे हैं। हॉस्पिटल जिस तरह से अभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। जी, जी, जहाँ उम्मीद जी, 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 जी। इस तरह से मतलब मुझे नहीं लगता है ये लोग खाली टाइम पास करते हैं बस संवेदी वोटर के जो सो है चुनाव जीत जाते हैं, फिर अपना एसी रूम में अपना फाइनल। इस बार तो नाराज हैं लोग। बिल्कुल नाराज है। जनता आस्ते-आस्ते जागृत होती जा रही है, जागरूक होते जा रहा है। इसमें मोबाइल का सहयोग समझते हैं, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया से भी लोग देख रहे हैं क्या-क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सारा चीज़ दिखाई देता है।
बाकी और कहीं कुछ नहीं। बड़े दावे कर रहे हैं जेएमएम महागठबंधन की इस बार लोकसभा में 14 के 14 सीटों पे हम हासिल करेंगे, जो पिछली बार चूंकि 2 ही सीट हासिल हुई थी, आपको ही पता है, राजमहल और चाईबासा। इस बार 14 पर बीजेपी का दावा है कि इस बार जो 2 सीट बचा था वो भी हम हासिल करेंगे, तो आपकी मेहनत है कि इस बार 14 के 14 आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग तो माने हमारे जैसे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बहुत दौरा भी कर रहे हैं और हम लोग पूरे एकदम एड़ी चोटी लगा दिए हैं कि इस बार हम लोग सीट बीजेपी की झोली में जाएगी। तो जेएमएम के इतने दावे कैसे मजबूत हैं? वही जबकि उन पे तो भ्रष्टाचार भी लग रहा है। अभी देखिए केंद्र के सॉरी राज्य के कई कांग्रेस नेता जो है नाराज होकर दिल्ली दौरा तक पहुंच गए, वहां पे उन्हें फटकार मिल गई, फिर वो वापस आ रहे हैं, अब अपनी बात नसीहत सुनना पड़ा है उन्हें। तो क्या लगता है ये क्या चल क्या रहा है? ये ठगबंधन है, सीधी सी बात है। देख ही रहे हैं ना, जनता की सेवा छोड़ के वो लोग दिल्ली में है, कुर्सी का लालच, पद का लालच में पड़े हुए हैं। इन लोगों का तो शुरू से कैरेक्टर यही रहा है। देश को तो बर्बाद करने का काम किया है कांग्रेस ही। फिर अभी जैसे अभी आपने कहा कि कैसे आप लोग करेंगे, अभी देखिए चुनावी मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है समय। ये दुरुस्त गांव के इलाकों में जब सभाएं होने लगेंगी, सम्मेलन होने लगेंगी, तब ये गांव की ओर जाएगा मामला, तब लोग उसका डिसीजन लेंगे। लेकिन कुछ कुछ तो सुगबुगाहट है ही कि वही भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गया। बेवजह इतना बड़ा मुख्यमंत्री को कोई पकड़ के कैसे ले जाएगा, सहज अंदाज लगा सकते हैं। हम लोग अपनी भाषा से समझाएंगे लोगों को, वो लोग बताएंगे अगर अगर किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, मजाल नहीं है, कोई पुलिस आ सकती है, डरना भी फिर क्यों? फिर डरना भी क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि ये बात बहुत सारे इलाके में मान लिया सोशल मैसेजेस नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लिया दुरुस्त गांव इलाके में कोई किसी के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। ये चुनावी सरगर्मी जब चलेगा तब ये हवा उड़ेगी कि नहीं वो तो भाई भ्रष्टाचार में लिप्त होके फंस गए, जिधर जाओ। यहाँ युवा बेरोजगारों का भी जिस तरह से हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि विनोद सिंह के यहाँ एडमिट कार्ड मिला, मैंने कहाँ कहाँ से लिंक लगा के सारे युवाओं का, पूरे झारखंड का भविष्य को बर्बाद कर दिया 5 साल। अब इनके जैसा झूठ बोलने वाला दूसरा कोई तो है नहीं। 5 लाख का तो सपना दिखा के चले गए, नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कुछ नहीं किया, कुछ बिल्कुल नहीं किया। जितने भी वादे किए कहीं कुछ नहीं किया। ये सब समय आ रहा है, बस अब हम लोग चिल्ला चिल्ला के माइक के माध्यम से अपना चलेगा प्रचार प्रसार, उस समय सब लोगों को जानकारी होगी। बाकी तो लोग अभी जातिवाद में ले रहे हैं कि नहीं मोदी जी हेमंत वो आदिवासी बोल के जेल घुसा दिया, तो ये तो वो, यही सब अभी जा रहा है। जब सच्चाई जब आने लगेगा तो लोग परिवर्तन की ओर मतलब मान के चले कि लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि आपके साहेबगंज में कभी ईडी का मुख रुख आप लोगों ने नहीं देखा होगा पूरे क्षेत्रों में, और 18 जो है जगह पे छापा पड़ा और सब जगह से पैसे और कागज और बहुत सारी चीजें बरामद हुई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल। आप देखिए ना, आप साहेबगंज तरफ आप जाके देखेंगे तो लगेगा ना कि जितने केसेस चल रहे थे सब अवैध चल रहा था। बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-5 इस तरह से चल रहा है जो एक्चुअली अपना जो करने का होता है नियमावली के अनुसार, नियम के अनुसार। बाकी आप देखिए ना सब क्रेशर बंद पड़ा हुआ। इतने लोगों का ये भ्रष्टाचार ही हो रहा था। ईडी क्या मैंने गलत अपना ही दिया कि 12,500 करोड़ रुपया का इन्होंने अवैध खनन के माध्यम से भ्रष्टाचार किया है। गलत नहीं है, इतने का माइंस हो चुका है। और उसमें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई हमारे ही पहाड़ या समाज के लोगों का ही पहाड़ है, कितना बरगला के फुसला के लोग लेता है। हम तो यही कहना चाहेंगे, इस तरह का मामला तो वाजिब बात है, हकीकत बात है कि अगर भ्रष्टाचार आप करोगे तो आप बचोगे नहीं कानून और संविधान से, चाहे कोई हो। लोकसभा के लिए आप कमर कस चुके हैं अभी तो पार्टी के लिए कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता। एक अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहिएगा अपने पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र और खासकर बरहेट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुनाव को लेके? क्या संदेश तो सरकार का जो विफलता है वर्तमान, हेमंत अभी तो चंपाई सरकार हो गई, तो 5 साल 4 साल बीत चुका है। इसमें बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। उनके घोषणा पत्र के अनुसार कहीं कुछ काम नहीं हुआ। जनता जान रही है, समझ रही है, लेकिन है तो वक्त 5 साल का, उसका जवाब तो 5 साल में ही देगा। बीच में कितनों चौक चौराहे बोले कि हाँ ऐसा वैसा, वो सब कहीं कुछ नहीं होता। जब आता है 5 साल में एक बार बटन दाबने का, उस समय अपना जनता दिखा देती है। बस यही, और क्या, बस यही हम कहना चाहेंगे। जनता सब जान रही है,
जनता सब चीज जान रही है, इंतजार कर रहा है बटन दाबने का। बाकी चौक चौराहे में जो चर्चा होती है वो तो होते रहती है। जनता सब जानती है, इंतजार हो रहा है समय का, चुनाव का और वोट में बटन दाबने का। और उसके बाद तय होगा कि इस बार किसकी जीत होती है और किसकी क्या होती है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सिमरन मल्टो जी, जो काफी बड़े राजनीतिक कहेंगे, क्योंकि 25 साल का इनका राजनीतिक करियर है और लगातार क्षेत्रों में, सुदूर-सुदूर इलाकों में जाके लोगों के बीच जानना, सुनना, समझना, कई तरह की बातों को जानना और फिर उन्हें समझाना। बीजेपी से जुड़े हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच जो भी वो कहते हैं, जो हल्का-सा भी में आता है तो उसको ये दूर करने का काम करते हैं कि भाई ऐसा कोई संदेश नहीं है, ऐसा कोई बातें नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी निश्चिंत होके जो है अपना काम करिए और समय पे वोट बैंक में जाके वोट देने का काम करिए। दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय में एक चीज़ ये थी कि क्या है समीकरण आदिवासियों के बीच में जो बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको भी इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से डिफाइन किया है कि पहाड़िया और संथाली के बीच क्या अंतर है और किस तरह का समीकरण बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को इन्होंने अभी हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाने का हमने अब कोशिश किया है। और लोकसभा चुनाव आगामी नज़दीक है, जल्द ही सारे नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उसके बाद जनता तय करेगी कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पर इन्होंने कहा है कि हम पूरे क्षेत्रों के दौरे पे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि इस बार यहाँ भी जो है कमल खिलेगा और बेहतर विकास का रास्ता यहाँ पे तैयार होगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।